जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। एक बार फिर से हम लेके आए हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जामिनेशन के लिए। आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी यूपीपी, ये स्पेशली हम ध्यान में आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी को लेके ही बनाए हैं, क्योंकि आपका आने वाला एग्ज़ाम जो आरआरबी ग्रुप डी है उसमें आपकी फिक्स 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है डैश इज प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द कंडक्टिंग वायर विद पीवीसी। आपने देखा होगा वायर के ऊपर एक कोटिंग की जाती है जो पीवीसी के थ्रू किया जाता है। तो आपको बताना है वो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों वायर वैसे खुला ही नहीं छोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या ओवरलोडिंग होगा। ओवरलोडिंग से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यूजिंग के लिए होता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ड्रिपिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है। इसका आंसर शॉर्ट सर्किट से उसको बचाने के लिए आता है, ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो। शॉर्ट सर्किट होने के कारण आपको पता है कई सारे लोगों के घर भी जल जाते हैं। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए स्पेशली किया जाता है। अगले पे आते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज। मॉलिक्यूलर मास बताना है। हर एग्जाम में 1 नंबर की ये क्वेश्चन पक्का ही पक्का आते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास इसका कितना होता है? 16। एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम्स हैं इंटू 16 मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 टू जा 32। आपको 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जरूर प्रिपेयर होने चाहिए, वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg एंड हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 480 जूल इज प्लेस्ड एट अ हाइट। मतलब एक 6 kg का ऑब्जेक्ट है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल की है, वो कुछ हाइट पे रखा गया है। तो बताना है उसकी हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी हाइट बतानी है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको वो 6 kg का है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल है, उसकी हाइट बतानी है ग्राउंड से। तो आपने ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, W बराबर M इंटू जी इंटू एच होता है। मास कितना दिया गया? 6 kg। ग्रेविटेशन फोर्स 10 दिया है। हाइट पूछा है, हाइट को ऐसे ही रहने देते हैं। W वेट की वैल्यू कितनी? वेट नहीं है, वर्क है 480 जूल। 480 10 से 0 कैंसिल, 6 से 8। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट आ जाएगी 8। इसका राइट आंसर थर्ड का सेकेंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, if the electronic configuration of an element 282 to which period of the modern periodic table does it belongs। ये किस पीरियड से बिलोंग करता है? तो आपको जैसा पता है कि ये तो हम देख के बता सकते हैं कि किस पीरियड से बिलोंग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 282, इसमें कितने सेल्स बने हुए हैं? 3। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताना होगा, भाई मैंने पूछ लिया कि ये किस पीरियड में बिलोंग करता है, तो आपने बता दिया किस ग्रुप में बिलोंग करता है, तो आप क्या बताएंगे? तो इसका लास्ट जो वैलेंसी होती है उस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसको बताया जाता है सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करता है। ठीक है, ये ग्रुप भी पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, द वॉल ऑफ स्केलरे नेकाइमा सेल्स आर थिंक ड्यू टू। ये किसके कारण होते हैं? ये आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था, जो लिग्निन के कारण होते हैं। सेलुलोज के कारण नहीं होते हैं, ये लिग्निन के कारण होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू पीरियड सेकेंड एंड शोइंग स्ट्रॉन्ग कंटेंटेशन प्रॉपर्टीज। मैंने अभी आपको बताया है, इसका आंसर क्या होगा? आप पहले सोच के फिर बताइए। सेकेंड पीरियड का मतलब है वो सेकेंड पीरियड का मतलब इसके पीछे समझ लीजिए 2 और आप ऐड कर सकते हैं, 2 और ऐड कर सकते हैं। अब आप बताइए, अभी मैंने बताया है आपको, जब सेकेंड पीरियड है तो जस्ट उसके बगल की चीज़ें पे बिल्कुल ध्यान देते हैं। वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें तो 4 और 2 6 कितना होता है? 6 किस ग्रुप में आता है? थर्ड ग्रुप में आता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सातवां जो अ मिल्कमैन एड्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। काफ़ी डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डे टू डे लाइफ में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा क्यों करते हैं कि हम मिल्क में थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा डाल देते हैं? क्या उसको टेस्ट टू इम्प्रूव टेस्ट ऑफ मिल्क, क्या उसके
टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए तो जी नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, उसका टेस्ट सोडा डालने से थोड़ी इम्प्रूव होगा। फिर अगला है बी, टू प्रिवेंट एसिडेशन ऑफ मिल्क। क्या वो उसको खट्टे खट्टे होने से बचाने के लिए किया जाता है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा जो ग्वाला वगैरह होते हैं उसमें वो यही डाल देते हैं ताकि वो खट्टा ना हो, जल्दी एक लंबे समय तक चलता रहे, इसीलिए उसमें वो बेकिंग सोडा को मिला दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वहाँ से उसको रिलीज किया जाता है, ज़मीन की तरफ। ठीक है, एबव द ग्राउंड, जस्ट एट द टाइम इट टचेज द ग्राउंड इट विल प्रोसेस। मतलब जैसे ये ज़मीन है, इस ज़मीन पे पहुँचने से जस्ट पहले उसके पास कौन सी एनर्जी रहती है? ज़मीन पे टच करने से पहले उसके पास कौन सी एनर्जी रहती है? जब ज़मीन पे टच कर देगी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। नहीं, ये केमिकल नहीं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। फिर द डैश एक्ट एज अ फूड स्टोर इन द प्लांट सीड्स। आपने सुना होगा क्लास 6 7 में ही आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स पढ़ाया गया होगा। उसमें आपको बताया गया था कि सीड्स में जो फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? कॉटिलैंड्स में होता है। जी हाँ, ओव्यूल वगैरह तो नहीं है, रेडिकल है, प्लेम्यूल है, कुछ इससे कोई मतलब नहीं रहता है। अगले आते हैं, द प्रीफिक्स एडेड टू द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन विथ 4 कार्बन एटम इज। तो चलिए हम इसको आपको डीपली बता देते हैं। अगर देखिए इसके लिए क्या है, अगर देखिए 1 है, एक मिनट, अगर प्रीफिक्स की बात करते हैं, अगर एक कार्बन है तो मेथ कहते हैं। ठीक है, मेथ कहते हैं। अगर 2 है एथ कहते हैं, ETH इज मेथ एथ। फिर 3 है तो प्रोप कहते हैं, 4 है तो ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, 5 है तो प्रोपेन कहते हैं, 6 है तो हेक्सा कहते हैं, 7 है तो हेप्टा कहते हैं, 8 है तो ऑक्टा कहते हैं। तो यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा। एक रहेगा तो मेथ रहेगा, 2 अगर कार्बन रहेंगे तो एथेन रहेंगे, एथ रहेगा, 3 रहेंगे तो प्रोपेन रहेगा, 4 रहेगा तो ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेक्सा। इसी तरह से आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे पूछा था 4 कार्बन जिसमें है उसको हम क्या कहेंगे? तो 4 कार्बन जिसमें है उसको क्या कहेंगे? ब्यूटेन। ब्यूट कहाँ है? BUT, यहाँ पे बट नहीं है, ब्यूट है ये। ठीक है, 11, क्लाउड्स लुकिंग वाइट इन द कलर आर ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ। जो क्लाउड्स होते हैं वो वाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं? जो क्लाउड होते हैं वो वाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं? सोचिए, बताइए। क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है, जैसे कि सपोज करते हैं, ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, विरल और सघन पढ़ा है। तो लाइट जब जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है, ऐसे ऐसे घूम जाती है, सघन से विरल में जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो वो वाले क्वेश्चन है। फिर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट आई और चली गई, रिफ्लेक्शन। स्कैटरिंग का मतलब फैल जाना, जैसे लाइट आई गिरी और स्प्लिट कर गई 7 कलर्स में। तो जी हाँ, इसका रियल जो आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। 11 पे आते हैं, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज आप अपने घर में जो मीटर लगा होगा उसमें ज़रूर जाके चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे ही पता चल जाएगा। 12 है, इज़ अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, क्या है? सोचिए, जल्दी बताइए। आज आप अपने घर में मीटर जब जाएंगे तो उसमें लिखा गया KWH, किलोवाट हावर। इसका आंसर 12 का ए हो जाएगा। अपने घर में देखिएगा मीटर। द मिलियंस पीरियड कंसिस्ट ऑफ द प्लेस। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है, एक तरह से समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पे दे रखा है मिलियंस पीरियड ऑफ कंसिस्ट। अगर हम बात करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये तो आपके इंडियन सिस्टम में होता है। अगर मिलियन बिलियन की बात करते हैं तो ये किस में होता है? ये इंटरनेशनल सिस्टम में, मैथ्स में आता है। तो यहाँ पे मिलियंस पीरियड्स की जो बात किया गया है, तो मिलियंस पीरियड में क्या आता है? पहले मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है, फिर 1000 मिलियन आता है। तो ये ऑप्शन किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? आपका ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 14 पे आते हैं,
एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैविंग वोल्टेज 240 वाट एंड करंट 0.6 एम्पियर हैज़ अ पावर बताना है। अगर हम पावर की बात करते हैं तो इसका पावर का फार्मूला आप बताइए जल्दी मुझे, क्या होता है बताइए। पावर का फार्मूला नहीं पता, चलिए ठीक है हम ही बता दे रहे हैं। P इज इक्वल टू वी इंटू आई। जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि मुझे कितना क्वेश्चंस आ रहा है, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज़ को मेंशन कीजिए कि मैंने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं, कितना सही हुआ है, कितने क्वेश्चन को आप सही कर पा रहे हैं। सपोज करिए आपका एग्जाम अगर आने वाले दिनों में जल्दी से जल्द पहले शिफ्ट में पड़ गया तो आपके लिए कम टाइम बचा है, इसलिए मैंने साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी ताकि 25 में 20+ क्वेश्चन आप कर सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पावर पूछ रखा है, तो पावर इज इक्वल टू ये V इंटू आई 240 इंटू आई की वैल्यू 0.6 है। अगर 0.6 हटाते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा, 144 वाट। इसका आंसर 144 वाट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस चीज़ को भूल जाते हैं, अक्सर वीडियो देखने के बाद भी आप इस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को रिमाइंड करते रहें। ना 15 क्वेश्चंस पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आप बताइए, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में ही बताया कि 1 किलोवाट आवर होता है। अब बताइए 1 किलोवाट आवर कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है इसका मतलब, इसका ये मतलब होता है, सोचिए तो पहले आप सोच के बताइए मुझे क्या हो सकता है। जी हाँ, 1000 जूल पर सेकेंड में जो काम किया गया होता है उसी को ये कन्वर्ट करना है। तो 1000 जूल है, 1 सेकेंड में करता है, तो 1 घंटे, हावर की बात किया है घंटे, 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। इसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6। तो आप बताइए अब इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने तो आपको ये इंटरनेशनल सिस्टम में समझ लीजिए एक तरह से बता दिया है। अब आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल सोचिए जल्दी से, मैंने आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का ओर बताना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। मरकरी का ओर क्या होता है, सिनेबार होता है, बॉक्साइट नहीं होता, आर्सेनिक नहीं होता है, स्टेबनाइट नहीं होता है, इसका आंसर सिनेबार होता है। आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में एक और भी जरूर पूछता है, ये ध्यान देंगे आप, इसलिए आप सारे और को एक जगह कहीं लिख के प्रिपेयर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन अ सैटेलाइट एंड द अर्थ गिव राइज टू। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स और एक सैटेलाइट के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, क्या प्लैनर फोर्स काम करता है, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, या फिर टेंशन काम करता है। पहले तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। डी नहीं हो सकता है, एक मिनट, डी तो हो नहीं सकता है, बी हो नहीं सकता। अब बचा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स में अंतर क्या होता है। सपोज करिए आप बचपन में, ये एक सर्कल है, यहाँ पे आप खड़े हैं और आपने एक धागा लिया, धागे के किनारे, धागे में एक पत्थर बांध रखा और आप उसको घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, गोल घुमा, लेकिन एक समय जब आएगा आप इस चीज़ को रिलीज कर देंगे कि बाहर भागने की कोशिश करेगा। जो बाहर भागने की कोशिश करेगा तो यह पूछा, भाई कोई लड़का यहाँ पे खड़ा, दूसरा लड़का खड़ा है, पूछेगा बाबू तुम इसमें कौन सा फोर्स लगा रहे थे, तुम बताओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे दो, यहाँ और सेंट्रीपिटल क्या है, उसके अंदर की चीज़ें, जैसे यहाँ पे दो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट और अर्थ, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 पे आते हैं, बाईफोकल लेंस। अब बताओ बाईफोकल लेंस, ये तो तुरंत आप देखते ही बता सकते हैं, मायोपिया के लिए तो पक्का यूज़ नहीं होता है। सोचिए क्या ऐसा हो सकता है बायोपिया के लिए, सोचिए जल्दी से। मायोपिया माइट्रो, एक मिनट, बायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया, तो इसके लिए तो यूज़ नहीं होता है। मायोपिया बट नॉट हाइपर माइट्रोपिया, इसके लिए भी नहीं यूज़ होता है। इसके लिए भी जब नॉट नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए यूज़ होता है, ये किसके लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, मायोपिया क्या होता है, मायोपिया अगर सिर्फ और सिर्फ मायोपिया दिया हुआ है तो उसमें कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, और लॉन्ग साइटनेस है तो उसमें कॉन्वेक्स का। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटनेस होता है। ठीक है, तो 18 वाले का राइट आंसर
डी हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इस सेशन को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें इस चीज़ को। नाउ 19 क्वेश्चन है क्या, द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। अब आपको पता है सन में जो एनर्जी बनता रहता है वो किसके कारण बनता है, तो सोचिए जल्दी से। सन में एक काम हमेशा चल रहा है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्टेशन हमेशा चल रहा है। वो आज से नहीं, जब से सन बना है तब से चल रहा है, और इसी के कारण जितनी एनर्जी मिलती है इसी के कारण होती है। इसका रियल आंसर न्यूक्लियर फ्यूज़न हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में हमेशा कन्वर्टेशन होता रहा है, और ये तब तक रहेगा जब तक सन है। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा उस दिन सन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे आज के मेरे लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। आप ही की लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अपने वीडियो बनाते रहूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से आप एक बार मैं बताना चाहूँगा, आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।